Hello students, good morning. Today we are going to start our new topic gravitation. ठीक है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ बातें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करी थी, जहाँ पे मैंने आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस इंट्रोड्यूस कराए थे। उनमें से एक फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन टॉपिक में हम बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, और एक जो बहुत ही फेमस लॉ है न्यूटन के द्वारा दिया हुआ, विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो लॉ है या ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। यहाँ पे आने वाले टाइम में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब पे बातें करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम चीज़ों को रिलेट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। ओके, सो टुडे इट विल बी अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, है ना। हम आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना। सपोज आप यहाँ पे हैं इंडिया में और आपका कोई फ्रेंड है जो कि किसी दूसरी कंट्री में है, तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे हम बैठे हैं और हमारा कोई फ्रेंड है जो कोई दूसरी कंट्री में बैठा है, और हम दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है उसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि बहुत ही ज्यादा कम फोर्स है वो, है ना, वेरी वीक फोर्स, लेकिन कुछ ना कुछ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेविटेशन। सो द ग्रेविटेशन इज बेसिकली it is a part of physics in which we study the forces between the two masses. Let's write this thing. It is a part of physics in which we will study the forces between two masses. दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम आगे और डिटेल में आगे लेकर के चलते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हेडिंग डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये जो दो मासेस के बीच में जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स राइट इट डाउन। The force of attraction is directly proportional to the and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, यहां पे देखें, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी तक हमने लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक मास है, लेट से m1, और यहां पे कोई मास है, लेट से m2। m1 और m2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना है बेटा? वो डिस्टेंस है लेट से r। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। कैसा फोर्स काम करेगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि कुछ फोर्स मतलब m2 जो है वो किसी एक फोर्स से m1 को खींचेगा, और जो m1 है वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स से m2 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, विच इज इक्वल्स टू
या पहले अपन जो अपना लॉ है अपन ने जो देखा है वो क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी कि m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यार, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों रिजल्ट को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर अब मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं एक साइन लगा रहा हूं, यहां पे दिस इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कूलम्स लॉ क्या था, K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो वही उसी तरह मिलता जुलता है बिल्कुल। यहां पे दो चार्जेस की जगह किसने ले लिए, दो मासेस ने, इसके अलावा और कोई यहां पे चेंजेस नहीं है। नाउ व्हाट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन हमें यह बताता है कि ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का ये फोर्स है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस। नाउ व्हाट इज दिस G? दिस G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये सब वैसे हम जानते हैं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो, G की यूनिट, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहां पे क्या, G बराबर F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 ऐसे लिखूंगा। अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ये क्या है, रेडियस मीटर में है यानी कि मतलब लेंथ है मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द यूनिट, राइट। डायमेंशन भी हम चाहें तो इसके निकाल सकते हैं। वी नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स, वी नो द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड वी नो द डायमेंशन ऑफ मासेस ऑल्सो, ठीक है ना। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमेंशन ऑल्सो फॉर, अगर आप चाहें तो देख लेना ना इसको, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, न्यूटन क्या होता है, क्या होता है न्यूटन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि हम यहां पे क्या देख सकते हैं, मास यानी कि m और एक्सेलरेशन यानी कि LT इनवर्स 2, सो LT इनवर्स 2, देन दिस इज L स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, मास है तो मास का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा -2 + 1 तो कितना हो जाएगा, m की पावर -1 L क्यूब एंड T इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब देखो कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको यहां पे जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर दी हैवियर बॉडीज, यानी कि दोनों पे ही एप्लीकेबल है। चाहे बहुत छोटा सा मास हो, दो बहुत छोटे छोटे से मास हो, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है, और दो बहुत ही हैवी बॉडीज हैं उनके बीच में भी मतलब एप्लीकेबल है। तो हम ये वाला पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज applicable for point mass and heavier mass, दोनों पे ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब एक और बात जो है, मतलब बेसिकली आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहां से एक और चीज जो आपको अभी के अभी समझनी है वो ये है कि मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, ठीक है। दो बॉडीज हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट बी इफेक्टेड बाय एनी मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कुछ भी हो। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो, तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूं, यहां पे जैसे अपन ने फॉर्मूला निकाला है तो यहां पे माइनस का साइन है, सो इट्स एन अंडरस्टूड थिंग। तो हम आगे अपनी जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम बार बार माइनस साइन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग जस्ट दी अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। इसके अलावा नेगेटिव साइन कुछ और इंडिकेट नहीं कर रहा है।
तो हम आगे की कैलकुलेशन में माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ की अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसी तरह से यहां पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो पॉइंट नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होगा सबसे पहला पॉइंट, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं ऐसे लिख दूं एफ जी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना, एफ जी ऐसे लिख रहा हूं मैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट, कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the medium, ठीक है ना। मीडियम मैं यहां पे लिख देता हूं, मीडियम चाहे कुछ भी हो, एयर, वाटर और वैक्यूम और एनीथिंग, कैसा भी मीडियम हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस। क्या सेम बात हमने कूलम्स लॉ में भी देखी थी, ठीक है। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहां पे ये है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग the line joining two masses, ठीक है। चौथा पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखना है यहां पे। सपोज ये एक मास है m1, यहां पे एक मास है m2, यहां पे एक मास है m3 और सपोज यहां पे एक मास है m4। तो क्या होगा, लाइन जॉइनिंग बनानी। अच्छा, लाइन जॉइनिंग है ना, जब भी आप बनाएंगे तो एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर तक, है ना, सेंट्रल फोर्सेस हैं ये, इस तरह से। तो अब क्या होगा, यहां पे m1 पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा m2 की वजह से, कुछ होगा m3 की वजह से, कुछ होगा m4 की वजह से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन m1 मास, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स F नेट ऑन M1 ये कैसे निकाला जाएगा। देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, है ना। तो हम यहां पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। क्या ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल रिलेटेड है कूलम्स लॉ की तरह। यहां पे क्या हुआ, net force on M1 will be calculated by the vector sum of the forces of the individual masses due to the individual masses, ठीक है ना। तो M2 की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है, M3 की वजह से, M4 की वजह से, उन सब का वेक्टर सम अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स ऑन M1। अगर इसी तरह से मैं पूछूं M3 पे, तो M2 की वजह से, M4 की वजह से और M1 की वजह से, फिर यहां पे आप ऐसी लाइनें भी ड्रॉ कर दोगे, तो ये तो M2 की वजह से, ये M4 की वजह से और M1 की वजह से, ये समझ में आएगी वाली बात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि यहां पे देखिए, सपोज मैं ये वाली लाइन हटा देता हूं यहां से, है ना। सपोज ये है जो अपनी पहली सिचुएशन थी वही है ना। अभी यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस मास और दिस मास। अगर इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है तो M3 और M4 की वजह से उस अट्रैक्टिव फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5 विच यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है ना। देन प्रॉपर्टी नंबर 6,
ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मैं बोल रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मतलब हुआ सर इसका? कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? जो कि पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। लिख लो यहां पे, कंजर्वेटिव मींस डज नॉट डिपेंड ऑन द path, depend on the initial and final position। कोई दिक्कत यहां तक की बात समझने में? अभी तक हमने केवल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। यहां तक समझ में आई इतनी बात सबको? नोट करो यहां तक। Okay students, so you have written up till here. Let's proceed further. अब अपन बात करते हैं ग्रेविटी की। तो हमें अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ चुका है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल चुकी हैं, है ना? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स है, the force between two masses when the one mass is your earth only। ठीक है ना? तो इसको लिख लीजिए, तो ये जो फोर्स है ये कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आप चाहो तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द गिवन बॉडी इज ग्रेविटी। ऐसे भी आप चाहो तो इसे डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली ये फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे अर्थ एक पर्टिकुलर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो अभी ये देखें कि ग्रेविटी को हम थोड़ा सा स्कीमेटिकली समझें। तो सपोज दिस इज योर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, or suppose this is the radius of earth and earth is having a mass of let's say capital M। ठीक है ना? और अर्थ के बिल्कुल पास में यहां पे एक अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है m नॉट मास का। ठीक है ना? या सपोज स्मॉल m मास का, m नॉट रहने दीजिए, m रख दीजिए। तो हम जानते हैं भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस ऑफ g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स। आई एम नॉट शोइंग इट विद द नेगेटिव साइन बट इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो अर्थ इस पर्टिकुलर m मास के ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगी? इतने फोर्स से। ठीक है, एक और छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, राइट? और इसकी वैल्यू भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नो अबाउट दिस, दैट 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं हमारी कैलकुलेशन में। आज अपन ये देखते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता कैसे है। ठीक है, अच्छा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई? इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस हुआ ये एक्सेलरेशन? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। लिख लो इसकी डेफिनेशन चाहो तो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ attraction of अर्थ।
ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं भाई। सपोज ये हमारी एक अर्थ है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज हैविंग अ मास ऑफ लेट्स से ऑफ मास m, और अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां से देखूं भाई एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास, और किसका एक्सेलरेशन पता करना है, इस ऑब्जेक्ट का, इसलिए फोर्स पर यूनिट इसका मास m स्मॉल। ठीक है, तो हमें पता है यहां पे जो फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहां पे आएगा, या अट्रैक्टिव फोर्स जो यहां पे आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास में है, तो डिस्टेंस कितना होगा यहां पे, r होगा, तो यानी कि r स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहां पे भी था, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा। सेंटर से देखेंगे हम अर्थ के, मैंने बोला था ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो F की वैल्यू आपको पता है, M आपको पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू G M अपॉन r स्क्वायर इंटू स्मॉल m। अब यहां पे देखो एक m से एक m कट गया। ठीक है, तो कैसे होगा भाई आगे, अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है यहां पे। A इज इक्वल्स टू G M अपॉन r स्क्वायर, और देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता कर रहे हैं हम, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ फोर्स। ठीक है, तो हम उसको G से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, अभी G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है, तो जब आप इन सब की वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल गेट ओवर हियर। आई बात समझ में, इसे नोट करिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी सम इफेक्ट्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑन G, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो चार बातें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है हाइट का इफेक्ट, दूसरा है डेप्थ, तीसरा है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, और चौथा है आपका शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आज इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स प्रोसीड एंड विल सी द इफेक्ट ऑफ हाइट फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे बोल दीजिए इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन G। So let's proceed and we can have some space over here. Okay. Effect of height ऑन G। ठीक है, सपोज करो कि ये अर्थ है ना, और दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस हमने मान ली R, और अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल M। अब हम क्या बोल रहे हैं कि किसी एक हाइट की वजह से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना चाहते हैं, यानी कि हाइट का इफेक्ट क्या होगा। तो हमने क्या किया, सपोज यहां पे कहीं पे हमने एक पार्टिकल, सपोज ये एक पॉइंट है P, और ये जो P पॉइंट है ये H हाइट
दूरी पे है अर्थ से, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर है ये, ठीक है। और ये जो इतनी जगह है, दिस इज योर आर ओनली, ये तो रेडियस है आपकी, ठीक है। और यहां पे हम जहां कहीं पे मास नहीं गिवन है, हम वहां पे एक मास रख देते हैं, यूनिट मास बेसिकली हम यहां पे रखते हैं। कैसा मास रखते हैं? यूनिट मास या टेस्ट मास कह लीजिए। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सपोज m नॉट, ठीक है ना। m नॉट मास हमने किसी h हाइट पे रख दिया, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस P पॉइंट पे ये जो m नॉट मास है, इस पे इफेक्ट क्या होगा हाइट का, यानी कि इस पे g की वैल्यू क्या होगी, ये देखना चाहते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g है, उसकी वैल्यू इस P पॉइंट पे क्या होगी, ये बेसिकली हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे भाई इसे? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस m नॉट मास में और हमारी अर्थ के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, m नॉट अपॉन ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, g, हम हाइट का इफेक्ट देख रहे हैं इसलिए gh, और ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, है ना। तो मास किसका? इस P पॉइंट पे जो मास है, इसी पे तो हमको g देखना है, तो यानी कि जो P पॉइंट पे मास रखा है उसका मास हमने यहां पे लिखा। नाउ दिस अट्रैक्टिव फोर्स g m नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू m नॉट, और यहां पे m नॉट से m नॉट गया, तो हमें g एट सम हाइट, अच्छा ये आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, r प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो g एट सम हाइट हमें क्या मिला, g m अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जिन्हें हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, वो क्या है वो देखते हैं। देखो यहां पे हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, इस इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर कोई और हाइट को अचीव करते जाएंगे, क्या वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हाइट क्या हुआ, हाइट बढ़ेगी तो g घटेगा, ठीक है ना। तो यहां लिख लो, h अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, gh कम होगा। अगर h घटेगा यानी कि हाइट अगर कम होगी तो ये होगा। आई बात समझ में? अच्छा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, gh इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन, अब देखो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी ये वाली बात ट्रू है। अब लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा देखो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपको जी की याद दिलाता है, ठीक है। अभी अभी हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और वो कितनी आई थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। यहां पे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखी थी, यहां पे आपने अपने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी थी, और यहां पे आपने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी होगी, और आपने आंसर कितना कैलकुलेट किया होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव डन, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद भी है ना, हम एक छोटा सा कंक्लूजन और यहां पे देख सकते हैं कि अगर इफ द हाइट इज वेरी 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 लेसर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ऐसा हो जाए तो देखो ये वाली क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो क्या होगा, जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, सो g इंटू 1 - 2h अपॉन
r। क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है। और यहां पे भी देखो, अगर हाइट बढ़ रही है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। अगर हाइट बढ़ रही है तो ये क्या है, नेगेटिव साइन है, तो यानी कि जीएच की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और अगर हाइट कम है तो जीएच की वैल्यू ज्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, मतलब ज्यादा आएगी। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइट हमने देख लिया, अभी हम बात करते हैं डेप्थ की। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी, ये क्या होगा अब ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहां पे अपन स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। दिस इज योर अर्थ, और अर्थ इज हैविंग अ रेडियस ऑफ लेट से r, और अर्थ का मास है लेट से कैपिटल M। और अब अपन क्या कह रहे हैं, अर्थ के सरफेस से, है ना, अर्थ के सरफेस से कुछ d डेप्थ नीचे हमारा एक पॉइंट है जो कि क्या है P, और यहां पे कोई मास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक m0 मास यहां पे ला करके रख सकते हैं। और देखो अब यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इतनी वॉल्यूम जो कवर हो रहा है इसकी वजह से लगेगा। तो हम ये अंदर वाली वॉल्यूम का मास कितना मान ले, सपोज m डैश मान लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस P पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करनी है। तो देखो भाई कैसे पता करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ कैसे होगा भाई, फोर्स अपॉन द मास ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज m0। तो हमें अट्रैक्टिव फोर्स पता करना है इस मास का, और कौन लगाएगा इस पर अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला पोर्शन है ना जो m डैश मास का हो गया, ये वाली वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो अब ये टोटल अर्थ है, उस अर्थ के अंदर भी हमने एक और क्या मान ली, मान लो मिनी अर्थ हो गई, छोटी सी वॉल्यूम हो गई इसके अंदर ही, तो जो डेंसिटी अर्थ की है वही इसकी भी होगी, डेंसिटी तो सेम ही है। तो अर्थ की वॉल्यूम हो गई मास अपॉन वॉल्यूम, और इस पर्टिकुलर m डैश वाले रीजन की हो गई m डैश अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, कुछ v डैश, ठीक है। तो m डैश मुझे कैसे मिलेगा, m इंटू वी डैश अपॉन v, इस तरह से। आई मेरी बात समझ में? तो अब आप ये देखो कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर ये टोटल r है और ये d है, तो क्या ये r माइनस डी, जिसको हम स्मॉल r मान लेते हैं कि स्मॉल r रेडियस का इनर सर्किल है ना। तो अब देखो यहां पे, अब अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि f हमें पता करना है ना, वी नीड टू कैलकुलेट f, सो f इज g। अब देखो इसके लिए पता कर रहे हैं ये और इनर वाला है ना, तो m डैश इंटू m नॉट अपॉन r माइनस डी का, चाहो तो r माइनस डी का स्क्वायर लिख लो, चाहो r स्क्वायर लिख लो, स्मॉल r स्क्वायर लिख लो, ठीक है ना। तो हम दोनों में से एक बात यहां पे लिख सकते हैं। नाउ हमें m डैश पता करना है, तो m डैश हमें पता है, अब इस तरह से m डैश हमें मिल सकता है। So m upon volume of this particular thing is 4/3 pi r cube, and the radius is capital R only for the complete earth is 4/3 pi r cube multiply by the volume of this particular section। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 pi r माइनस डी का क्यूब। अब आप देखो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, m डैश की वैल्यू मेरे पास आएगी m r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज व्हाट आई विल गेट, है ना। तो अब मैं इस वैल्यू को कहां पे पुट करूंगा, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में अट्रैक्टिव फोर्स की में, सो g इंटू m r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब m नॉट अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ही होगा? और यहां पे अगर आप देखें तो ये गया, ठीक है, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है यहां पे m नॉट भी होगा। अच्छा m नॉट तो अपन वहां पे लेंगे, है ना। अभी फिलहाल हमारा आंसर ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g एट सम डेप्थ इज इक्वल्स टू g
एम आर माइनस डी इंटू एम नॉट अपॉन आर क्यूब, और ये देखो दिस इज एफ अपॉन एम कर रहे हैं हम, जी डी निकालने के लिए एफ अपॉन एम, तो एफ की वैल्यू ये हो गई और अपॉन एम नॉट है तो वो एम नॉट यहां आ गया, इस एम नॉट से ये एम नॉट गया, ठीक है। और देखो ये आर क्यूब लिखा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकता हूं तो भी आर क्यूब ही है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया जी। सो जी एट सर्टेन डेप्थ इज इक्वल्स टू जी टाइम्स आर माइनस डी अपॉन आर। बेटा विजिबल है पीछे तक? अब देखो यहां पे इस फॉर्मूले को भी अपन थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर मैं यहां से r कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस डी अपॉन आर डिवाइडेड बाय आर, तो इस r से ये r गया, तो फाइनली हमारे पास क्या रह गया, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। तो इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं g एट सर्टेन डेप्थ g टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला विच वी गेट, है ना। तो ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। अभी देखो इसके अंदर भी है ना हम कुछ बातें और कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ है ना, ये हमने देखा कितना आया, ये आया। अब देखो यहां पे अगर मैं एक केस लूं कि d बराबर अगर मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, g एट सर्टेन डेप्थ g ही आ जाएगा, यानी कि जी डी बराबर कितना आ जाएगा, g। लेकिन अगर मैं d को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही कर दूं तो ये कितना आएगा, 0। r अपॉन आर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय g इज 0, सो g एट सर्टेन डेप्थ इज 0 इफ डेप्थ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें और अगर d बराबर 0 है ना, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये आ गया। अब इसके बाद देखो एक और तरह का फॉर्मेट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम कौन सा फॉर्मेट पिक करें, सपोज ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट अगर अपन देखें तो ये कैसे लिखा है, g एट सर्टेन डेप्थ इज इक्वल्स टू g इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब r माइनस डी क्या है, r माइनस डी इज द रेडियस ऑफ द इनर वॉल्यूम विच वी हैव टेकन, है ना। तो इसके लिए हमने इतना पोर्शन कंसीडर किया है इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि वो तो इसी की वजह से होगा। तो r माइनस डी को हमने r माना है, तो हम कुछ कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा रहता है, इसलिए बता रहा हूं। सो g इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दिस इज योर वैल्यू ऑफ g एट सर्टेन डेप्थ। आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, है ना। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया आज ग्रेविटेशन का, वी हैव सीन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, और हमने इफेक्ट ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स देखा वैल्यू ऑफ g पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ और शेप ऑफ द अर्थ की वजह से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।